हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर इंजीनियर पर। मैं हिमांशु सिंह, आपका अपना दोस्त, हाजिर हूँ एक नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक एटीयू के रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क या फिर कैपेसिटी टू डू वर्क। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी होती हैं? जनरल टाइप में कहा जाए तो दो टाइप की एनर्जी होती हैं। कौन कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी, जिसको कि स्टोर्ड एनर्जी भी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी, जिसको कि वर्किंग एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। एक जनरल डिफिनीशन होता है एनर्जी का। क्या? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, या केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी होती हैं एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक, एनर्जी सिनेरियो देखते हैं क्या है। इन इंडिया, कोल इज द लार्जेस्ट डोमेस्टिक सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, वर्ल्ड इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल एंड फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनर। ठीक है, इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल का और फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनर है। ठीक, नाउ इंडिया वांट्स टू गो थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, इंडिया नाउ जनरेटेड अराउंड 1160.1 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ईयर 2017। ठीक है, द कंट्री इज़ बिहाइंड ओनली चाइना एंड यूएसए। इस समय इंडिया जो है वो केवल चाइना और यूएसए से एनर्जी प्रोडक्शन के उसमें रेट में पीछे है। ठीक, ये ग्राफ दिया गया है, इसमें मतलब दिखाया गया है कि किस ईयर में कितना जनरेशन हुआ है। ये बिलियन यूनिट में है। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ ग्रोथ कितना हुआ है। ठीक, ये ग्राफ देखते हैं। ये इंडिया टोटल प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन बाय फ्यूल्स 2019 का ये ग्राफ है, और इसको EIA मतलब कि एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा जारी किया गया है। ठीक, इसमें क्या है, कोल से बताया गया है कि 45% कंजम्पशन हुआ है कोल का, और पेट्रोलियम का और अदर लिक्विड्स का 25%, बायोमास और वेस्ट का 20%, नेचुरल गैस से 6%, और अदर ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनसे 1% हुआ है। तो ये जो होते हैं ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के अंडर में आते हैं, और ये दोनों जो हैं वो क्या हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। अभी मैं उसको डिस्क्राइब करूँगा आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, 4 मेजर वेज हैं। कौन कौन से हैं? पहला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज, दूसरा है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। अब इनको एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। पहला देखते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें क्या है? प्राइमरी एनर्जी क्या होती है? अवेलेबल इन नेचर इन रॉ फॉर्म में अवेलेबल होती है। कैन बी डायरेक्टली यूज़, इसको डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है, और इनको यूज़ करने के लिए कोई भी फर्दर प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब कि इसको आप तुरंत रॉ मटेरियल से ही आप इसको यूज में ला सकते हैं। जैसे कोल है, क्रूड ऑयल है, सनलाइट है, विंड है, रनिंग रिवर्स हैं, यूरेनियम है, एट्सेट्रा। सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज क्या है? कांट अवेलेबल इन नेचर, ये नेचर में रॉ फॉर्म के रूप में अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक, कांट कैन ऑब्टेन बाय एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी कन्वर्जन के थ्रू इसको चेंज करके आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगला है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल का मतलब जिसको कि रिन्यू किया जा सकता हो। देखते हैं, कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी अगेन एंड अगेन। ठीक, बार बार एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। सप्लाई इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ कंजम्पशन से सप्लाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब कि अवेलेबल इन अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं। ऑल ग्रीन एनर्जी इज़ कंसिडर्ड एज रिन्यूएबल, बट ऑल रिन्यूएबल एनर्जी इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ग्रीन। मतलब कि जितनी भी ग्रीन एनर्जी हैं उनको तो हम रिन्यूएबल एनर्जी बोल सकते हैं, लेकिन जितनी रिन्यूएबल एनर्जी हैं वो सभी ग्रीन एनर्जी के अंडर में नहीं आती हैं। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, ओशियन थर्मल एनर्जी रिसोर्सेज कन्वर्जन, जिसको कि OTEC के नाम से हम लोग जानते हैं, टाइडल एनर्जी, जियो थर्मल एट्सेट्रा। नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है?
लिमिटेड इन क्वांटिटी में अवेलेबल हैं और विल बी एग्जॉस्ट विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक। रिजल्ट इन एनर्जी क्राइसिस, ठीक है। एग्जाम्पल कोल है, ऑयल है, गैस है, एट्सेट्रा। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल, मतलब कि जिस चीज़ को हम लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं यूज़ में, ठीक। हैव बीन यूज्ड सिंस अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय पहले से यूज होते हुए आ रहा है। मोस्ट ऑफ दिस काजेज पोल्यूशन, ज़्यादातर इसमें पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। कॉमन एंड वाइडली यूज, कॉमन है एवरीवन एंड वाइडली यूज है। और कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फायरवुड एक्सेट्रा इसके एग्जांपल्स हैं। अगला देखते हैं नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? रिसेंटली डेवलप एंड आर स्टिल इन डेवलपिंग, मतलब ये कुछ समय पहले ही अभी डेवलप हुआ है और अभी भी डेवलपिंग फेज में ही है, ठीक। दे डू नॉट कॉजेज एनी पोल्यूशन, ये किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं क्रिएट करते हैं। सिंस इट इज़ अ न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो नॉट वाइडली यूज, क्योंकि ये नया भी सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए हर जगह भी ये यूज़ में नहीं है, ठीक है। सोलर है, विंड है और जियोथर्मल है, बायोमास एट्सेट्रा, ये सब इसके एग्जांपल हैं। अगला है कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है? कि कंज्यूमर नीड टू पे इट्स प्राइस टू यूज़ देम, मतलब कि कंज्यूमर को इसके लिए पैसा पे करना पड़ेगा इसको यूज में लाने के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब हर जगह अवेलेबल है। और यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक एनर्जी सप्लाई। अवेलेबल इन मार्केट प्लेसेस विद स्पेसिफिक प्राइस, ठीक है। इलेक्ट्रिक, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, कोल है, पेट्रोलियम है, एट्सेट्रा। नॉन कॉमर्शियल का मतलब अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू द यूज़र्स, मतलब कि ये फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फायरवुड, ड्राइड डंक एट्सेट्रा इसके एग्जांपल्स हैं। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन देखते हैं कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का। कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर है, हाइड्रो है, ये सब इसका टाइप्स है। कोल क्या है? सेडिमेंट्री ऑर्गेनिक रॉक है, ठीक है, एक प्रकार का रॉक है जो कि कंटेंस करता है 50% कार्बन को। कंपोजिशन किसका किसका है? कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। ये प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, जैसा मैंने डिस्क्राइब किया था। यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए थर्मल पावर प्लांट में इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन इसका क्या क्या है? पीट है, पीट में क्या होता है? मॉइस्चर कंटेंट जो होती हैं वो 80 से 85% होती हैं, ठीक है। कोल कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है उसकी? 5200 से किलो कैलोरी पर केजी। डोमेस्टिक फ्यूल है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है ये? तो नीलगिरी हिल्स में इंडिया में पाया जाता है ये, ठीक है। अगला टाइप क्या है? लिग्नाइट्स। लिग्नाइट्स में क्या है? ये ब्राउन कोल होते हैं और लोएस्ट रैंक ऑफ कोल के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक। वुडी और ऑफ्टन अ क्ले लाइक अपीयरेंस इसका होता है, ठीक है, क्ले की तरह दिखेगा ये। हाई मॉइस्चर परसेंटेज इसका होता है 30 से 50% तक, ठीक है। हाई एस एंड लो हीट कंटेंट इसमें होते हैं। एमॉर्फस होता है ये, ब्रेक इजली, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है इसकी? 6500 से 7000 किलो कैलोरी पर केजी। कहाँ पाई जाती हैं? तो केसीआर, मतलब कश्मीर, चेन्नई और राजस्थान, ठीक है। बिटुमिनस, बिटुमिनस क्या है? डार्क ग्रे कोल है ये, ठीक। फ्लेम स्मोकी एंड येलो इन कलर, ठीक। और हाई परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मटेरियल इसमें रहते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है इसकी? तो 7000 किलो कैलोरी पर केजी। कहाँ पाया जाता है? तो इसको याद कर सकते हैं, BBMP, मतलब बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश, ठीक है। एंथ्रेसाइड, इसका यूज आमतौर पर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, एंथ्रेसाइड का। ये वेरी हार्ड कोल है, ठीक। शाइनिंग ब्लैक लस्टर होता है ये। और कार्बन कंटेंट इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं, 90 से लेके 98% तक। लोएस्ट वोलेटाइल मटेरियल होता है और मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होते हैं इसमें। कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? 8600 से 8700 तक किलो कैलोरी पर केजी, ठीक। कश्मीर और ईस्टर्न हिमालयाज में ये पाए जाते हैं।
ये अवेलेबिलिटी बताया गया कोल का कहाँ कहाँ है, ठीक है, इसको देख सकते हैं आप। अगला जो सोर्स है वो क्या था, ऑयल था। ऑयल में क्या है, वर्सेटाइल फ्यूल है ये। 80% ऑफ ऑयल सोर्सेज आर यूटिलाइज इन ट्रांसपोर्ट एंड हाउस होल्ड अपीयरेंस, ठीक। एस्टिमेटेड बाई डेट बाई 2030 द 80% ऑफ ऑयल रिजर्व्स विल बी कंज्यूम्ड, मतलब ये एस्टिमेट किया गया है कि 2030 तक 80% जो हैं वो ऑयल रिजर्व जो हैं वो ख़त्म किए, मतलब कंज्यूम हो जाएंगे हम लोग से। अवेलेबिलिटी 0.6% ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल, इंडिया में, भारत में केवल 0.6% ही है। 40% ऑफ टोटल एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया इज थ्रू द ऑयल एंड गैस, ठीक। नेचुरल गैस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एग्जिस्ट इन गैसियस फेज में एग्जिस्ट करते हैं नेचुरल गैस, और क्लीन बर्निंग सोर्स हैं, ठीक। व्हेन यू नेचुरल गैस अकर along with पेट्रोलियम ऑयल इज कॉल्ड एज वेट गैस, वेट गैस के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक। व्हेन द गैस इज एसोसिएटेड विथ क्रूड ऑयल इट इज़ कॉल्ड ड्राइड गैस, ठीक। जब जब नेचुरल गैस क्रूड ऑयल के साथ एसोसिएट करेगा तो उसको ड्राइड गैस, और जब नेचुरल गैस जो है वो पेट्रोलियम के साथ या ऑयल के साथ एसोसिएट करेगा तो उसको वेट गैस कहते हैं। प्रोपेन, ठीक, प्रोपेन ब्यूटेन को नेचुरल गैस में निकाल दिया गया है उससे, ठीक है, क्योंकि इसको निकाल के ही एलपीजी के रूप में हम यूज कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ है ये देखते हैं। लोकेटेड इन गुजरात, मुंबई, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL आर मेन प्रोड्यूसर जो हैं ऑयल नेचुरल गैस के हैं, ठीक। OIL कहाँ कहाँ है, असम में है और राजस्थान में। ONGC कहाँ है, वेस्टर्न ऑफशोर फील्ड्स में, ठीक। अगला है सोर्स न्यूक्लियर रिसोर्सेज। यूरेनियम और प्लूटोनियम जो हैं वो, क्योंकि यूरेनियम जो है वो आइसोट्रॉप्स है किसका, U-235 और U-233 का, ठीक। ये फाजिल मटेरियल होते हैं, ठीक, यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज करते हैं और एनर्जी को या इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग वहाँ से क्रिएट करते हैं। U-35 जो है 235 अकर इन नेचुरल, ये नेचुरली अवेलेबल है, ठीक। ये जो है U-233 और Pu-239 ये प्रोड्यूस करते हैं किससे, थोरियम से ये निकाले जाते हैं, ठीक है। लीस्ट कॉस्ट इसका लो एस्टिमेटेशन टेक्नोलॉजी एज ऑन जुलाई 2010 440 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन द वर्ल्ड। फ्रांस में 78% ऑफ इट्स टोटल इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर मीन्स, फ्रांस जो है वो 78% जो अपना प्रोडक्शन करता है एनर्जी का वो न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू ही करता है, ठीक है। अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ है, तो लोकेटेड कहाँ लोकेटेड है ये, ठीक है, झारखंड वगैरह में जो कुछ साइड के हैं वहाँ पर ये यूरेनियम वगैरह रिजर्व हैं, और थोरियम जो है 25% ऑफ वर्ल्ड्स रिजर्व अवेलेबल इन अबंडेंट इन इंडिया, भारत में अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, मुनाइज ओर के फॉर्म में अवेलेबल है। इन आइसलैंड, स्लैंड लिखा है, आइसलैंड ब्रांचेस ऑफ केरला, ठीक है। अगला है IGCAR, मतलब कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, स्टेबलाइज कब किया गया था इसको, 1971 में, ठीक है, एट तमिलनाडु, तमिलनाडु में इसको स्टेबलाइज किया गया था फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी, ठीक। अगला रिसोर्स कौन सा है, हाइड्रो। हाइड्रो में क्या है, क्लीन नेचुरल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये, मोस्ट अवेलेबल एडवांस्ड है और फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ पावर, और रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट की। 1/3 ऑफ द रियलिस्टिक प्रोडक्शन पोटेंशियल हैज़ बीन ट्रैप्ड
सो फॉर अ वाटर एनर्जी। ठीक, अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ है ये, टोटल पोटेंशियल इसका 1 लाख मेगावाट का है। ठीक, बट अप्रॉक्सीमेटली 36,033 मेगावाट जो है हैज़ बीन डेवलप्ड, अभी तक डेवलप किया गया है। ठीक, मेजर डिफ़िकल्टीज इन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं इसके, हाइड्रो है ना। एडवांटेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं वो बताया गया है। यूनिवर्सली अवेलेबल है, पहला सब लोग जानते हैं। और दूसरा क्या है, स्टोर्ड इज़ ईज़िली, स्टोरेज जो इसका वो ईज़िली होता है और कन्वीनियंट होता है, इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस भी कुछ हैं कन्वेंशनल के, क्या क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक जानते ही हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट्स अफेक्ट्स द वर्ल्ड लाइफ, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हैं वो वाइल्ड लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। रेडियो एक्टिव वेज जो निकलती हैं न्यूक्लियर से, मैंने बताया था अभी, उससे रेडियो एक्टिव वेज निकलती हैं, वो ज़्यादा डेंजरस होता है। अगला है पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल फ्रॉम रिएक्टर्स, इसका भी पॉसिबिलिटी बनती है कि जो रेडियो एक्टिव रिएक्टर्स हैं उनसे जो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो बाहर निकल आए, तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं सर्वाइवल के लिए। अगला क्लासिफिकेशन है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का, क्या क्या है, सोलर एनर्जी है, बायोमास है, और विंड है, जियोथर्मल है, ओशियन वेव एनर्जी है, ओशियन थर्मल एनर्जी है, ओशियन टाइडल एनर्जी है, जी हाइड्रोजन एनर्जी है। ठीक है, पहला देखते हैं सोलर एनर्जी क्या है। ह्यूमन लाइफ एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द डेली फ्लो ऑफ सोलर एनर्जी। और क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि उससे कई सारे एनर्जीज जो हैं वो ऑब्टेंड होते हैं। ठीक, क्लीन है, चीप है, अबेंडेंटली अवेलेबल है, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक, द अर्थ रिसीव्स द एनर्जी ऑफ फ्रॉम सन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में अर्थ जो है वो सन की एनर्जी को रिसीव करता है। फॉर एनर्जी कन्वर्जन फोटोवोल्टिक सेल इज़ यूज्ड। ठीक है, कन्वर्जन के लिए फोटोवोल्टिक सेल या पीवी सेल का यूज किया जा सकता है। इन अ ब्राइट सनी डे एट नून approx 1 kilowatt per meter square solar radiation received on earth. India receives more than 5,000 trillion kilowatt energy per year. सन से इतनी एनर्जी हम लोग रिसीव करते हैं। सोलर एनर्जी कलेक्टेड बाई सोलर कलेक्टर्स कलेक्ट्स रेडिएशन। ठीक, क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म एनर्जी टू फ्लूइड को वो सोलर कलेक्टर जो हैं वो ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्लूइड्स को सोलर एनर्जी, और फ्लूइड क्या करते हैं, स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं फ्लूइड, और वो स्टीम जो है वो टरबाइन को रोटेट कराने में वर्क होता है उसका। उसके बाद से द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो टरबाइन रोटेट किया उससे हम लोग जनरेटर को कनेक्ट कर देते हैं, और जनरेटर के थ्रू हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो यूज़ करते हैं, मतलब मिल जाता है मुझे। ठीक, बाय द यूज़ ऑफ फोटोवोल्टिक सिस्टम या सोलर सेल। सोलर सेल जो हो कैसे बनता है, सेमीकंडक्टर डायोड का बनता है। ठीक है, अगला है अवेलेबिलिटी देखते हैं। डिपेंड्स अपॉन जियोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन सीजन एंड डे नाइट एक्सेट्रा, मतलब दिन और रात में भी, जैसे दिन में ही केवल सूर्य निकलेगा तो दिन में ही केवल एनर्जी ऑब्टेंड हो पाएगी सन से। और इन क्लियर स्काई, मतलब जब स्काई जो है वो क्लियर हो। ठीक है, पावर डेंसिटी बिटवीन 0.5 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, अवेलेबिलिटी इज़ नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, हर समय तो सूर्य नहीं निकला रहेगा। अगला है कि विंड एनर्जी क्या है, फ्लो ऑफ एयर कॉल्ड विंड, जो फ्लो ऑफ एयर होता है उसी को हम विंड कहते हैं। क्लीन है, इको फ्रेंडली है, सेफ है, रिन्यूएबल है, सोर्स ऑफ एनर्जी। 1/4 पार्ट ऑफ टोटल सोलर रेडिएशन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द विंड। मैंने बताया कि सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो उसी के थ्रू हमें विंड एनर्जी भी मिलती है।
विंड एनर्जी भी दो टाइप से हमको मिलती है। एक तो जैसे कह सकते हैं सन से, ठीक है, और दूसरा कह सकते हैं कि अर्थ के रोटेशन से, इसको कि प्लेनेटेरियल सोर्स कह सकते हैं उसको। अगला है इकोनॉमिकल, फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी सोर्स है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज़ वेरी हाई, ठीक, अप्रॉक्स 4 करोड़ पर मेगावाट, ठीक। इन इंडिया, इन 2010 वर्ल्ड 98,000 मेगावाट, जो कि 1% है वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन कैपेसिटी के, उतना हम जनरेट किए थे किससे, विंड एनर्जी से। अवेलेबिलिटी नियर द सी कोस्ट, ठीक है, और आइसलैंड्स और माउंटेन्स हिल्स, ठीक है, और इंडिया गॉट 5th रैंक इन 2012 एनर्जी जनरेशन में विंड के थ्रू। 5वां स्थान जो है वो भारत ने हासिल किया था। लोकेशन कहाँ कहाँ, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, 8,696 मेगावाट की, ठीक है, भारत की। अगला है एनर्जी रिसोर्स, बायोमास एनर्जी रिसोर्सेज है। बायोमास का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स, एल्गीज, एनिमल्स एट्सेट्रा। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोमास, जिसको कि बायोमास एनर्जी कहते हैं। रिसोर्सेज ट्री, कल्टिवेटेड प्लांट्स, अर्बन वेस्ट, रूरल वेस्ट, ठीक है, इससे ये ऑब्टेन किए जाते हैं। बायोगैस क्या है, ऑब्टेन्ड बाई गोबर, जिसको कि डंग कहते हैं, गैस प्लांट से। बायोफ्यूल क्या है, ऑब्टेन फ्रॉम बायोलॉजिकल कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, अ केमिकल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स CO2 इंटू हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स, सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब कि एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें CO2 जो है वो हाइड्रोकार्बन्स, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसमें कन्वर्ट की जाती है। अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ है, जियोग्राफिकल लोकेशन, फ्यूल, वुड, कैटल वेस्ट, शुगर कैन, बनाना स्ट्रीम्स एट्सेट्रा। अगला है सोर्स ऑफ एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल का मतलब, जियो मतलब होता है अर्थ, और थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक है, मतलब कि अर्थ की हीट को यूटिलाइजेशन करना एनर्जी कन्वर्जन के लिए, ठीक। सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, मैग्मा जो अर्थ के अंदर होता है। फिर है नेचुरल हीट जनरेटेड फ्रॉम विद इन द अर्थ, ठीक। नेचुरली हीट जो है जनरेट होती है, उसी को हम यूटिलाइज करके उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है स्टीम मतलब बनाने में, और उससे फिर हम टरबाइन को रोटेट करा के जियोथर्मल एनर्जी प्राप्त करते हैं, ठीक है। द स्टीम एंड हॉट वाटर कम्स नेचुरली टू द सोर्स ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। वाटर इज इंजेक्टेड, एक इंजेक्शन वेल होता है, एक प्रोडक्शन वेल होता है। इंजेक्शन वेल से हम वाटर जो है वो सक करते हैं अर्थ के अंदर से, या वाटर भी सक कर सकते हैं और स्टीम भी सक कर सकते हैं, ठीक। बाय इंजेक्शन वेल इनसाइड द अर्थ टू एक्सट्रैक्ट क्या, हॉट वाटर एंड स्टीम फ्रॉम प्रोडक्शन वेल, ठीक। और जियोथर्मल पावर प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं, ड्राइड स्टीम जियोथर्मल पावर प्लांट, फ्लैश स्टीम जियोथर्मल पावर प्लांट, बाइनरी साइकिल जियोथर्मल पावर प्लांट। अवेलेबिलिटी, पोटेंशियल ऑफ जियोथर्मल रिसोर्सेज कितनी होती हैं, 10,000 मेगावाट, ठीक है। यूटिलाइज्ड फ्रॉम सॉरी डायरेक्ट थर्मल एप्लीकेशंस, सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। इंडिया, इंडिया जो है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़ में वेस्टर्न कोस्ट में एक जगह है, वहाँ पर जहाँ पर लद्दाख वगैरह है, वहाँ पर एक सोर्स है जियोथर्मल का, वहाँ से हम लोग इसको सक करते हैं लद्दाख में। और हिमाचल प्रदेश में भी एक है, वेस्टर्न में भी एक है, ठीक है, कैम्बे रीजन ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक। ओशियन, अगला है ओशियन टाइडल एनर्जी। इसमें क्या है, टाइड्स क्या होते हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, मून एंड सन, जो एक मतलब क्या कहते हैं, टाइड्स जो हैं वो जनरेट की जा सकती हैं।
3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ जो है वो ओशियन है, मतलब कि कह सकते हैं 70% जो है वो सी है या ओशियन है या वाटर है अर्थ पे। ठीक, तो इसलिए इसका हम लोग यूटिलाइजेशन ज़्यादा अच्छे पैमाने पे कर सकते हैं। टाइडल एनर्जी, ओशियन वेव एनर्जी, ठीक, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन OTEC, ठीक। टाइडल एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट दैट कन्वर्ट्स एनर्जी ऑफ ओशियन टाइड्स इनटू इलेक्ट्रिकल और अदर फॉर्म्स यूजफुल फॉर्म ऑफ पावर। ठीक, दो टाइप के टाइड्स होते हैं, फ्लोट टाइड होता है, एप टाइड होता है। फ्लोट टाइड का मतलब क्या होता है? सी वाटर इज एबव द मीन सी लेवल। सी वाटर जब मीन सी लेवल से ऊपर रहता है तो उसको फ्लोट टाइड कहते हैं। एप टाइड का मतलब जब सी वाटर जो है वो बिलो रहे मीन सी लेवल से, ठीक है, उसको हम लोग एप टाइड कहते हैं। अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ है? फर्स्ट बिगेस्ट 240 मेगावाट टाइडल पावर प्लांट कहाँ पर है? फ्रांस में पहला पावर प्लांट बनाया गया था वो 1966 में। 4 मेन साइट्स कहाँ कहाँ हैं? USA में, अर्जेंटीना में, यूरोप में, इंडिया में और चाइना में। ठीक। ओशियन वेव एनर्जी, पावर क्रिएटेड बाय मूवमेंट ऑफ ओशियन वेव पावर। ठीक है, ये भी एक तरीके से कह सकते हैं सन के थ्रू ही होती हैं। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन ही है। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये जो है वो विंड के थ्रू होती है। और विंड को सब कहाँ से क्रिएट होता है? तो विंड एनर्जी जो है वो सन के थ्रू होता है। तो ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है सन ही है। रिफर्स टू द एनर्जी ऑफ ओशियन सरफेस वेव। पोटेंशियल है कितने का? 50,000 मेगावाट का। अवेलेबिलिटी, वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट कहाँ लगा था? पुर्तगाल में, जिसकी कैपेसिटी कितनी थी? 22,500, ठीक है, मेगावाट। ये क्या कहते हैं? 3 मेगावाट की स्कॉटलैंड में और 20 मेगावाट की नॉर्थ कोस्ट ऑफ कर्नवाल या इंग्लैंड में। ठीक है। ओशियन थर्मल एनर्जी क्या है? ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन या OTEC इसका शॉर्ट फॉर्म है। फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय हार्नेसिंग द टेम्परेचर डिफरेंस, थर्मल ग्रेडियंट। टेम्परेचर डिफरेंस को क्या कहते हैं? थर्मल ग्रेडियंट बिटवीन ओशियन सरफेस वाटर एंड डीप ओशियन वाटर। दोनों के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है उसको यूटिलाइज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ये ऊपर का जो सरफेस होता है वो वार्म क्यों होता है? सन के वजह से, सन के टेम्परेचर की वजह से उसकी जो रेज पड़ती हैं ओशियन के ऊपर सरफेस पर, इसलिए ऊपर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और डीप का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। तो कूलर डीप और वार्मर सैलो या सरफेस। कूलर डीप का टेम्परेचर कितना होता है? 5 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड। और वार्मर सैलो का टेम्परेचर कितना होता है? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ OTEC, ओपन सिस्टम OTEC, क्लोज सिस्टम OTEC। ओपन सिस्टम का मतलब यूजेज वार्म सरफेस वाटर डायरेक्टली, और क्लोज सिस्टम OTEC यूटिलाइजेज द वार्म surface of water to vaporize the working fluid in an evaporator। उसका यूटिलाइजेशन करके इवापोरेटर में हम क्या करते हैं, जो कम टेम्परेचर पे जो बॉयल हो जाए या फिर स्टीम में कन्वर्ट हो जाए वर्किंग फ्लूइड, उसको हम इसके हीट ट्रांसफ़र करके उसको हम उस साइकिल में चलाते हैं। और इसको फिर जो ये वाटर है जो सी का, इसको फिर हम डिस्चार्ज कर देते हैं सी में। ठीक है। अवेलेबिलिटी, ओनली फ्यू साइट्स इन द वर्ल्ड। कनाडा में है एक साइट, द बे ऑफ फंडे। ठीक, ये 5,000 मेगावाट का है। ठीक है, टाइडल पावर प्लांट है ये। इंडिया में अभी तक कोई भी OTEC का प्लांट नहीं है। देयर इज़ अ प्रपोजल फॉर OTEC प्लांट एट द आइसलैंड ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में एक प्रपोजल दिया गया है OTEC प्लांट के लिए भी। अगला हाइड्रोजन एनर्जी, इसको मैं भी आगे डिस्क्राइब करूँगा। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं NCR के, यानी कि नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज के।
अवेलेबल इन नेचर एट द फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल हैं, वेरी लिटिल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, सिंपल इन डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। डिसएडवांटेज क्या है एनसीआर के? कॉस्ट ऑफ हार्नेसिंग, ठीक, एनर्जी इज़ हाई, डिपेंडिंग ऑन वेरियस नेचुरल फिनोमिनाज बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, डिफ़िकल्टी इन ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है। डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम क्या है? डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस कन्वर्ट्स नेचुरली अवेलेबल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट एन इंटरमीडिएट कन्वर्जन। मतलब जो नेचुरली अवेलेबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना बिना किसी इंटरमीडिएट कन्वर्जन के, मतलब डायरेक्ट उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। डिफरेंट टेक्निक्स एंड डिवाइसेस यूज टू डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन: मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेशन, फोटोवोल्टिक सेल, फ्यूल सेल, हाइड्रोजन एनर्जी, ठीक है। मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेशन MHD, ये क्या होता है? इट इज़ अ डायरेक्ट हीट टू इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन टेक्निक बेस्ड ऑन फेराडेज लॉ, ठीक है। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड होता है ये। काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंडक्टिव मटेरियल कन्वर्ट्स होते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमको DC पावर सप्लाई देते हैं, ठीक। फर्स्ट MHD जनरेटर कहाँ लगा था? मेड एट वेस्टिंग हाउस रिसर्च लैब में USA में। फोटोवोल्टिक सेल, सोलर सेल होता है, इसको के नाम से भी जानते हैं इसको। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और वोल्ट मतलब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज, ठीक है। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू फोटोवोल्टिक सेल, ठीक। सोलर रेडिएशन डायरेक्टली इनटू DC यानी डायरेक्ट करंट में। PV सेल मेड 95% फ्रॉम सिलिकॉन से बनाए जाते हैं, ठीक है। शेप कैसा होता है इसका? ऑक्टागोनल, और कलर ब्लूइश ब्लैक। प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं फोटोवोल्टिक सेल? तो फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे काम करते हैं, जिसका डिफिनीशन क्या है? इट इज़ अ फोटो जनरेशन ऑफ चार्जेस कैरियर इन सनलाइट एब्जॉर्बिंग मटेरियल, ठीक। ये फोटो जनरेशन है चार्ज कैरियर का इन लाइट एब्जॉर्बिंग मटेरियल में, ठीक। टाइप्स कौन कौन से हैं फोटोवोल्टिक सेल के? मोनोक्रिस्टलाइन है, पॉलीक्रिस्टलाइन है, और एमॉर्फस है। मोनोक्रिस्टलाइन में प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन, इसकी इफिशियंसी जो होती है वो 15 से 20% की होती है। और पॉलीक्रिस्टलाइन की इफिशियंसी ऑब्टेन्ड बाई, इसकी इफिशियंसी कितनी होती है? 15 से 17, और एक ऐसे ऑब्टेन्ड होता है सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस से। अगला है एमॉर्फस, ऑब्टेन्ड बाई डिपॉजिटिंग सिलिकॉन ऑन द फिल्म ऑफ ग्लास प्लेट, और इफिशियंसी इसकी 6 से 7% होती है। इसका यूज़ जो है वो छोटे छोटे इक्विपमेंट में किया था, जैसे वॉच वगैरह हो गया, उसमें इसका यूज किया सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं सोर्स, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है? डिस्कवर्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट क्रिश्चियन फ्रेडरिच, ठीक है। 1838 में इसको डेवलप किया गया था। इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस होती है ये फ्यूल सेल। केमिकल एनर्जी जो होती है फ्यूल की, उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऑपरेट्स ऑन प्योर हाइड्रोजन एंड एयर, कैन बी यूज्ड इन UPS मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगला है हाइड्रोजन एनर्जी, जैसा मैंने कहा था मैं आगे बताऊंगा। हाइड्रोजन एनर्जी क्या है? अल्टरनेटिव फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। हाइड्रोजन एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस किससे होती है? फ्रॉम वाटर से। आइडियल वाटर में आप जानते ही हैं H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। तो उसी से हम लोग हाइड्रोजन के एटम को हम अलग कर लेते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक मतलब कंजम्पशन होता है, ठीक है। हीट जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। आइडियल एनर्जी होती है ये क्लीन, रिलायबल एंड अफोर्डेबल, इकोनॉमिकल
इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, नॉन टॉक्सिक होती है, रिसाइक्लेबल होती है, कैन बी यूज्ड बाई ऑल सेक्टर्स। मेन इशू विथ द यूज ऑफ हाइड्रोजन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन डिफ़िकल्ट होता है एंड कॉस्टली होता है, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ठीक है, सेफ होती है, और सेफ्टी और मैनेजमेंट का भी इसमें ध्यान रखना पड़ता है, और इकोनॉमिक ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम सोलर सेल, ठीक है। डेवलप्ड बाई 1950 में इसको डेवलप किया गया था फॉर द यूज़ ऑन यूएस स्पेस सैटेलाइट में सबसे पहले इसका यूज किया गया था। मेड ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन का बना। सोलर सेल इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट सोलर रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल जो होती है एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें इसको यूज़ करते हैं सोलर रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। डिपेंड ऑन फिनोमिना, किस फिनोमिना पे, फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे बेस्ड होता है। कंपोजिशन ऑफ 92 से 95% तक सेमीकंडक्टर मटेरियल जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। अगला एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेटर्स में, होम अप्लायंसेस में, और क्या कहते हैं, रोड साइड्स, ठीक है, होल्डिंग्स में, ठीक, स्पेस क्राफ्ट्स में। मटेरियल कौन कौन से होती हैं, सॉलिड मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप थ्योरी, ठीक, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो हम लोग को किससे मतलब है, सेमीकंडक्टर से मतलब है, जिसमें कि कंडक्टिव प्रॉपर्टी भी हो, ठीक है, लेकिन प्योर कंडक्टर भी ना हो और इंसुलेटर भी ना हो, ठीक। सेमीकंडक्टर मतलब हैविंग कंडक्टिविटी बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम आर्सेनाइड है, एटसेट्रा। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंसेंट्रिक होती है और एक्सट्रिंसिक होती है, ठीक। इंट्रिंसिक में क्या है, प्योर है, नो यूज, इसका कोई यूज नहीं हो सकता है क्योंकि ये प्योर फॉर्म में है। डेंसिटीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कंडक्शन इन कंडक्शन बैंड एंड फ्री होल्स इन वैलेंसी बैंड आर इक्वल, मतलब कि जितने होल्स हैं उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो वो जाके उसको फिल कर लेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है। अगला है एक्सटेंसिक। एक्सटेंसिक में क्या है, हायर कंडक्टिविटी होती है इसकी। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप। एन टाइप में क्या है, इसमें हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं, ठीक, ये, और क्रिएट एन एक्सिस ऑफ निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन टाइप की कैरियर है ये, ठीक है। अगला है पी टाइप, ये क्या है, इसमें ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया जाता है, ठीक है। क्रिएट एन एक्सिस ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन्स टाइप कैरियर। डोपिंग, डोपिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू अ प्योर टेट्रावेलेंट सब्सटेंस। इम्प्योरिटीज़ को ऐड करना टेट्रावेलेंट सब्सटेंस में, जैसे कि ये दोनों टेट्रावेलेंट सब्सटेंस था, इसमें पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटी ऐड की है, इसमें ट्राईवेलेंट की इम्प्योरिटी ऐड की है, इसी को डोपिंग कहा जाता है, इस प्रोसेस को। अगला देखते हैं चार्ज कैरियर, ये क्या होता है, इन एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चार्ज कैरियर होते हैं, और पी टाइप में होल्स जो हैं वो चार्ज कैरियर होते हैं। मेजॉरिटी कैरियर्स पी टाइप में क्या हैं, होल्स हैं, और मेजॉरिटी कैरियर्स एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं। बायसिंग, बायसिंग क्या होती है, रिफर्स टू अ फिक्स्ड डीसी वोल्टेज और करंट सप्लाइड। दो प्रकार की बायसिंग होती है, एक फॉरवर्ड बायसिंग, एक रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होती है, इन दिस पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है ऑफ एक्सटर्नल बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड, एंड निगेटिव टर्मिनल जो है वो किससे कनेक्ट होता है, एन साइड से, पी एन जंक्शन के। रिवर्स बायसिंग में क्या होती है, इन दिस पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो कनेक्टेड होता है एन साइड से, और निगेटिव टर्मिनल होता है पी साइड से कनेक्ट, पी एन जंक्शन के, ठीक। ये ग्राफ बनाया गया है रिवर्स बायसिंग का, देखिए ग्राफ ऐसे बनता है नीचे की तरफ, और फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ ऊपर की तरफ ऐसे बनता है। ये क्या कहते हैं, करंट और वोल्टेज के बीच में ये ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। पीएन जंक्शन क्या है,
बाउंड्री और इंटरफेस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल, एन एंड पी टाइप, जैसा मैंने बताया था एन टाइप और पी टाइप, इनसाइड द सिंगल क्रिस्टल ऑफ सेमी कंडक्टर। पी टाइप, पी साइड में क्या होती हैं, हैविंग एक्सेस ऑफ होल्स, और एन साइड में हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ग्राफ बनाया गया है, इसमें देखिए ये होल्स इधर ज़्यादा हैं, ठीक है, ये पी है और ये एन टाइप है, इधर जो है वो क्या कहते हैं, होल्स ज़्यादा है इधर, और इधर इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा हैं, होल्स कम है। और ये जो बीच में ये जो लेयर है इसको डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और यहीं से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं तो फोटोवोल्टिक इफेक्ट जैसे बताया गया है, प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन ईएमएफ एज अ रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। सनलाइट क्या है, कंपोजिशन ऑफ फोटॉन्स जानते हैं हम लोग, कंटेन्स वेरियस अमाउंट ऑफ एनर्जी corresponding टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम। फोटॉन्स स्ट्राइक करते हैं किस पे, ट्रांसपेरेंट फोटोवोल्टिक सेल पर, और फिर क्या होता है, दे में बी या तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, या पास थ्रू हो जाएंगे, या तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे उस मटेरियल के, पीवी मटेरियल जो उस पर लगे हुए हैं। दीज एब्जॉर्ब फोटॉन्स प्रोवाइड करते हैं क्या, थर्मल एनर्जी, जो कि एक्सट्रैक्ट की जा सकती है द इलेक्ट्रॉन्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में थर्मल एनर्जी का यूज किया जाता है, ठीक है। प्लैंक जो है सजेस्ट किए थे डैट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फोटॉन प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और फिर उसके बाद से ई इज़ इक्वल टू एच न्यू, और एच न्यू को हम न्यू को क्या लिख सकते हैं, सी बाई लेमडा, तो एच ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ये प्लैंक कांस्टेंट है, जानते ही हैं हम लोग, स्पीड ऑफ लाइट है, फ्रीक्वेंसी है न्यू, और लेमडा वेवलेंथ है, ठीक है। सॉरी, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ये रिलेशनशिप्स दिखाए गए हैं कुछ, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। सोलर सेल एरे, ये क्या होता है, सोलर मॉड्यूल्स भी इनको कहते हैं। साइज ऑफ सोलर सेल 1 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। एक सोलर सेल जो है वो प्रोड्यूस करता है 1 से 2 वाट, ठीक है। टू इंक्रीज पावर आउटपुट, सेल्स आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल टू एब्जॉर्ब एज मच एज लाइट एज पॉसिबल टू प्रोड्यूस डिजायर्ड वोल्टेज एंड करंट। व्हेन नो नंबर ऑफ जो सोलर सेल हैं आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट हों, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर मॉड्यूल बोलते हैं। 33 से 36 सेल होते हैं एक सोलर मॉड्यूल में, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। दीज सेल्स आर माउंटेड टुगेदर अंडर एन एयर टाइट मैकेनिकली रिजिड ट्रांसपेरेंट कवर, ठीक है, माउंटेड होते हैं उस पर। द अरेंजमेंट ऑफ सोलर सेल इन सोलर मॉड्यूल एंड सोलर एरे सेल एरे इज शोन इन फिगर, पीछे वाले फिगर में इसको दिखाया गया है। ये देखिए, ये एक सोलर से मॉड्यूल है, इसमें 26 सेल्स हैं, ये 12 वाट का है, ठीक है। और एक जो मैंने ऐसे बनाया ना, ये इसमें ये एक सोलर सेल है, ठीक, इसमें 26 सेल्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। 12 वाट का एक जो है वो सोलर मॉड्यूल है ये, ठीक। ये कई सारे सोलर मॉड्यूल अगर सीरीज में अरेंजमेंट हुआ है इनका, तो इसी को सोलर सेल मॉड्यूल और एरे कहते हैं, अरेंजमेंट उसी का है, ठीक। नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कनेक्टेड इन सीरीज, इसको एन एस इज इक्वल टू वी बाई वी एन के इसके थ्रू, और इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट होगी, पी बाई वी इंटू ए के थ्रू में इसको याद किया जा सकता है, ठीक। ये एन पी, ये कितने पैरेलल में कनेक्टेड हुए हैं, कितने सीरीज में कनेक्टेड हुए हैं, इसका नंबर पता कर सकते हैं, कितने सोलर सेल हैं टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इन द सोलर जनरेटर एन इज इक्वल टू कितने हैं, तो एन एस इंटू एन पी कर देंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ सेल इन अ सीरीज एंड टोटल नंबर ऑफ सेल इन अ पैरेलल कनेक्शन, ठीक। सोलर सेल पावर प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
ठीक। सोलर सेल क्या, पावर प्लांट क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। टू टाइप के सोलर पावर प्लांट होते हैं। सोलर प्लांट कौन से, ग्रिड इंडिपेंडेंट सोलर पावर प्लांट और ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट। ठीक। ग्रिड इंडिपेंडेंट सोलर पावर प्लांट क्या होते हैं, स्टैंड एलोन, ठीक, और ऑटोनमस पावर प्लांट, नो कनेक्शन विथ ग्रिड। साइज कितनी होती है, फ्यू वाट्स से लेके फ्यू किलो वाट्स तक। यूज्ड कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो वाटर पंप में, केटल फेसिंग में, उसके बाद से टेली कम्युनिकेशन में, एट्सेट्रा में। अगला है एरे। एरे दिखाया गया है इसमें कैसे, उसका ग्रिड इंडिपेंडेंट वाला है ये, ठीक, फिगर उसका। उसके बाद से ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है। इसमें देखिए फोटोवोल्टिक एरे है, फिर पावर कंडीशनिंग एंड कंट्रोल है, डीसी या एसी पावर सप्लाई मिलेगा मुझे, इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी तो यूज करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। लोकल लोड्स हैं, डीजल जनरेटर या ग्रिड। पावर इज फीड इनटू द ग्रिड इनटू डे टाइम एंड टेकिंग पावर फ्रॉम द ग्रिड ड्यूरिंग द नाइट। दिन भर हम क्या करेंगे, इसमें फीड करेंगे पावर को, और रात में हम इससे क्या करेंगे, पावर सप्लाई का यूज करेंगे। रिक्वायर्ड एडिशनल कंपोनेंट्स टू रेगुलेट वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड वेव फॉर्म। Advantages of solar energy system: direct conversion of electricity, noiseless and cheap, highly reliable and long life, eco-friendly होता है, no moving parts, pollution free, no fuel is required, maintenance cost is free, suitable for rural, remote and isolated areas, suitable for mobile load such as cars, buses, ठीक है। उसके बाद से मॉड्यूलेटरिंग द ऑपरेशन, उसके बाद से एक्सपेंडेबल एंड ईजली रेपिड, उसके एंड रिपेयर्ड भी हो सकता है ईजली, और रिप्लेस भी हो सकता है कोई पार्ट अगर ख़राब हो गया तो, इफ़ नीडेड, ठीक है। अगला है लिमिटेशन क्या क्या हैं सोलर एनर्जी सिस्टम के। तो कॉस्ट जो है, इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई होता है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम नीडेड होते हैं, और लार्ज एरिया रिक्वायर्ड होता है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, मतलब कभी सन ज़्यादा साइन करेगा तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, सन साइन मतलब बादल वगैरह आ गया या फिर हवा चलने लगा तो कुछ उससे इफ़ेक्ट करेगा। इफ़िशियंसी बहुत लो होती है इसकी, ठीक है। और डिपेंड्स अपॉन वेदर, जैसे मैंने बताया लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद से एप्लीकेशन क्या क्या हैं, तो रूरल एरियाज़ में इसका यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मतलब ना के बराबर हो। और पंपिंग ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। और रूरल टेलीफोनिक एक्सचेंज ऑपरेशन में, यूज्ड इन पॉकेट कैलकुलेटर वगैरह में, रिस्ट वॉचेज़ में, टॉयज़ में, एट्सेट्रा में, ठीक है। तो आज का ये फर्स्ट यूनिट यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू सो मच।